दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है स्टोरी मग में, यानी रोचक कहानियों की उस जादुई दुनिया में जहां हर कहानी आपको नई सीख देती है और दिल को छू जाती है। आज की ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस पुराने जमाने की दुनिया में चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब कंचन नगर नाम के एक हरे भरे खुशहाल शहर में वीर शाह नाम का एक सीधा साधा मेहनती व्यापारी रहता था। वो अपने आप में खुश रहने वाला इंसान था, हमेशा मुस्कुराता हुआ, दुनिया की भाग दौड़ से दूर, बस अपने व्यापार में डूबा रहता। वीर शाह दूर दूर के देशों तक जाता, समुद्र पार करता, जहां जो चीज सस्ती मिलती उसे खरीद लेता और फिर उस जगह बेचता जहां उसकी कीमत आसमान छूती थी। उसकी आंखें हमेशा अच्छे सौदे की तलाश में चमकती रहती। एक दिन उसे खबर मिली कि सूर्यद्वीप नाम के उस सुनहरे द्वीप पर चंदन की लकड़ी बेहद महंगी बिकती है। वहां लोग इसे सोने की तरह महत्व देते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू तो जैसे जादू करती है। ये सुनते ही वीर शाह के मन में लालच नहीं, बल्कि एक बड़ा सपना जागा। उसने सोचा, इस बार तो सिर्फ चंदन की लकड़ियां ही लेकर जाऊंगा, इससे मुझे इतना मुनाफा होगा कि जिंदगी भर आराम से जी सकूंगा। काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया और ढेर सारी सुगंधित चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। फिर एक बड़े पानी के जहाज में उन्हें लादकर हवा के झोंकों और लहरों की लय पर सवार होकर वो सूर्य द्वीप की ओर निकल पड़ा। समुद्र की नीली लहरें जहाज को हिला रही थीं, पक्षी ऊपर उड़ रहे थे और वीर शाह का दिल उम्मीद से भरा था। एक हफ्ते की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार जहाज सूर्य द्वीप की चमकदार बंदरगाह पर पहुंच गया। बंदरगाह पर रंग बिरंगे जहाज खड़े थे, हवा में मसालों और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। वीर शाह ने सोचा, पहले बाजार घूमकर हालात देख लूं, कीमतें पता कर लूं, फिर ही माल उतारूंगा। लेकिन देखते ही देखते सूर्यद्वीप के व्यापारियों में खबर फैल गई कि एक दूर देश का सौदागर लाखों की चंदन लकड़ी लेकर आया है। ये बात उड़ती उड़ती वहां के बड़े चंदन व्यापारी करमचंद तक पहुंच गई। करमचंद का दिल धक से रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर ये नया व्यापारी यहां आकर बेचने लगा तो मेरी सारी बिक्री कम हो जाएगी, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि ये सौदागर शहर में घुसने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। ये सोचकर करमचंद ने खुद कुछ चंदन की लकड़ियां ली, उन्हें एक घोड़े की गाड़ी पर लादा और वीर शाह से मिलने के लिए बंदरगाह की ओर चल पड़ा। इधर वीर शाह शहर के बाहर उस जगह ठहरा हुआ था जहां दूर दूर से आए व्यापारी अपने तंबू लगाकर रुकते थे। चारों तरफ सफेद तंबू लहरा रहे थे, आग के अलाव जल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी। उन तंबुओं में से एक में वीर शाह अकेला बैठा था, बाहर की हवा में चंदन की हल्की खुशबू महसूस करते हुए सोच रहा था कि आज तो शहर के बाहर कोई अच्छी खबर नहीं मिली, कल बाजार जाकर देखता हूं। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में एक बड़ा खेल छिपा हुआ है। रात गहरी चुकी थी, आसमान पर चांदनी बिखरी हुई थी और ठंडी हवा में समुद्र की लहरों की आवाज दूर से आ रही थी। वीर शाह अपने तंबू में लेटा हुआ था, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वो बार बार सोच रहा था, कल सुबह शहर में जाकर चंदन के भाव पता करूंगा, शायद अच्छे दाम मिल जाए और सारा सपना पूरा हो जाए। इधर करमचंद ने चालाकी से ठीक उसी के बगल में अपना तंबू गाड़ लिया था। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने डेरे में आग जलाने के लिए उन चंदन की कीमती लकड़ियों को चुन चुनकर जलाना शुरू कर दिया। लकड़ियां जलते ही चारों तरफ घनी मादक सुगंध फैल गई, जैसे कोई जादुई खुशबू हवा में घुल रही हो। ये सुगंध सीधे वीर शाह की नाक में पहुंची। वो चौंक कर उठ बैठा और मन ही मन बड़बड़ाया, अरे ये चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? यहाँ तो चंदन सोने से भी महंगा है, फिर कोई इन्हें ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है? उत्सुकता और हैरानी से भरा वो तुरंत तंबू से बाहर निकला, नाक सूंघता हुआ उस सुगंध के पीछे पीछे चल पड़ा और देखते ही देखते करमचंद के तंबू के पास पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक आदमी आराम से चंदन की लकड़ियों पर रोटियां सेक रहा था, जैसे कोई साधारण लकड़ी हो। वीर शाह ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और ये इतनी कीमती चंदन की लकड़ी को आग में क्यों झोंक रहे हो? इसे तो बर्बाद मत करो। करमचंद ने मुस्कुराते हुए बड़ा भोला बनकर कहा, आओ भाई, आओ पास बैठो, मेरा नाम करमचंद है, मैं इसी सूर्य द्वीप का रहने वाला हूँ और चंदन का व्यापार करता हूँ। लेकिन बताओ, तुम कौन हो और चंदन को कीमती क्यों कह रहे हो?
वीर शाह ने जल्दी से बताया, मैं वीर शाह हूँ, कंचन नगर से आया हूँ। मैंने तो सुना था कि यहाँ चंदन बेहद महंगा बिकता है, इसलिए सारा माल चंदन का ही लेकर आया हूँ। लेकिन तुम तो इसे ईंधन की तरह जला रहे हो। करमचंद के चेहरे पर छिपी मुस्कान और गहरी हो गई। उसका तीर सीधा निशाने पर लगा था। वो हमदर्दी भरे स्वर में बोला, अरे भाई, बड़ी अफसोस की बात है, तुम चंदन बेचने यहाँ आए हो, तब तो तुम पूरी तरह तबाह हो गए। यहाँ चंदन तो कौड़ियों के भाव बिकता है, कोई पूछता तक नहीं। ये सुनते ही वीर शाह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराहट से बोला, क्या कह रहे हो? मैंने तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर सब कुछ दांव पर लगाकर ये चंदन खरीदा था। अगर अच्छे दाम ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। करमचंद ने और गंभीर होकर कहा, देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल सुबह खुद शहर जाकर किसी से भी पूछ लेना। अब वीर शाह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? अगर माल ना बिका तो देश लौटना भी मुश्किल हो जाएगा, सारी जिंदगी की कमाई डूब जाएगी। उसे इस तरह उदास और सोच में डूबा देखकर करमचंद ने धीरे से दया भरे स्वर में कहा, दोस्त, इतना दुखी मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। करमचंद ने वीर शाह की आंखों में छाए उस गहरे दुख को देखा और धीरे से बड़े भाई जैसे प्यार भरे स्वर में बोला, दोस्त, तुम अब मेरे मेहमान हो और तुम्हारी मदद करना मेरे लिए फर्ज बन गया है। इतना परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा सारा चंदन खुद खरीद लूंगा और उसके बदले तुम्हारे माल के बराबर वजन की जो भी चीज़ तुम मांगोगे वो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, कुछ भी। ये सुनकर वीर शाह के दिल को जैसे थोड़ी राहत मिली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, ठीक है भाई, तुम्हारा ये प्रस्ताव मुझे मंजूर है। तुम सचमुच बड़े दयालु हो। लेकिन करमचंद ने फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन भाई, मुझे एक बात का डर सता रहा है। वीर शाह ने घबराकर पूछा, कौन सी बात? जल्दी बताओ, मेरा दिल तो पहले ही बैठा जा रहा है। करमचंद ने धीमी आवाज में कहा, शहर में पहुंचकर मेरे घर वाले शायद मुझे ऐसा करने से रोक दें, कहें कि इतना बड़ा सौदा मत करो। इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी यहाँ एक लिखित समझौता कर लें, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। वीर शाह ने बिना सोचे कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। फिर दोनों ने कागज कलम मंगवाया, समझौते की हर शर्त लिखी, दोनों ने अपने हस्ताक्षर किए, पास के कुछ व्यापारियों को गवाह बनाकर उनके भी दस्तखत करवाए और एक एक प्रतिलिपि अपने पास रख ली। समझौता हो जाने के बाद करमचंद की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, चलो भाई, मेरे पास घोड़े की गाड़ी तैयार है, उसी पर सामान रखकर शहर चलते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी सराय में ठहरा दूंगा और एक दो दिन में तुम्हारा सारा चंदन लेकर उसके बराबर वजन की मुंह मांगी चीज तुम्हें सौंप दूंगा। वीर शाह का दिल कृतज्ञता से भर गया। वो बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर करमचंद ने अपना सामान गाड़ी पर लदवाया, वीर शाह को बिठाया और दोनों शहर की चमकदार सड़कों की ओर चल पड़े। शहर पहुंचकर करमचंद ने उसे एक सुंदर साफ सुथरी सराय में ठहराया, कहा कि कल सुबह मिलते हैं, और चला गया। उस सराय का मालिक चंद्रसागर एक बहुत नेक और सम्मानित इंसान था, बड़ा मेहमान नवाज। उसने खुद वीर शाह के लिए गर्मागर्म भोजन लेकर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, श्रीमान, आपका नाम क्या है और यहाँ किस खुशी में पधारे हैं? वीर शाह ने उदास स्वर में बताया, मैं वीर शाह हूँ, कंचन नगर से चंदन का व्यापार करने आया था, लेकिन लगता है मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चंद्रसागर चौंक कर बोला, क्या कहा? चंदन के व्यापार में नुकसान? ये आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं? वीर शाह ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ भाई, मैं तो यही समझ कर आया था कि सूर्यद्वीप में चंदन सोने से भी महंगा बिकेगा, लेकिन मेरा सारा विचार गलत निकला। अब मुझे अपनी सारी दौलत का चंदन कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। चंद्रसागर ने वीर शाह की बात सुनकर पहले तो चौंके, फिर धीरे से मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, हजूर, लगता है किसी चालाक ने आपको अच्छा खासा बहका दिया है। यहाँ सूर्यद्वीप में चंदन तो हीरे मोती से भी कहीं ज्यादा महंगा बिकता है। इसकी खुशबू के लिए लोग तरसते हैं, राजा महाराजा तक इसके लिए लाइन लगाते हैं। वीर शाह की आंखें फैली की फैली रह गईं। उसका दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से बोला, सच? तुम सच कह रहे हो ना? चंद्रसागर हंसते हुए बोला, अरे श्रीमान, ये बात तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। चंदन यहाँ सबसे कीमती चीज है। लगता है आप किसी ठग के धोखे में आ गए। वैसे इस शहर में ऐसे चालबाज बहुत हैं, सावधान रहिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अगर कुछ चाहिए तो जोर से आवाज लगा दीजिएगा। ये कहकर चंद्रसागर वहां से चला गया और बेचारा वीर शाह अकेला रह गया। उसका दिल मन ही मन महसूस कर रह गया।
वो सोचने लगा, अरे तो ये सारा खेल करमचंद ने मुझे ठगने के लिए रचा था। चंदन जलाकर दिखाया, दया का नाटक किया और मैं बेवकूफ आसानी से उसके जाल में फंस गया। अब तो सब कुछ खत्म, कई गवाहों के सामने लिखित समझौता कर लिया, अब पीछे हटना मुश्किल है। रात भर वो करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुबह मन को थोड़ा हल्का करने के लिए वो शहर की सैर पर निकल पड़ा। रंग बिरंगी दुकानें, हवा में मसालों की खुशबू, लोग हंसते बोलते, सब कुछ देखकर भी उसका दिल उदास था। अचानक एक चौक में उसे कुछ लोग शतरंज खेलते दिखे। उनके चेहरे पर गंभीरता और मजाक दोनों था। वीर शाह ने सोचा, चलो क्यों ना कुछ देर शतरंज खेलकर मन बहला लूं, शाम को तो करमचंद भी आने वाला है। वो उनके पास जाकर बोला, भाइयों, क्या मैं भी आपके साथ शतरंज खेल सकता हूं? बहुत दिन हो गए हाथ लगाए हुए। अगर हार जीत की कोई शर्त भी हो तो मुझे मंजूर है। उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, भाई हम एक ही शर्त पर खेलते हैं, हारने वाला जीतने वाले की हर आज्ञा मानने को तैयार रहेगा। अगर मंजूर हो तो बैठ जाओ। कहते हैं ना, जब इंसान के बुरे दिन चलते हैं तो उसकी अक्ल जैसे गायब हो जाती है। ठीक वैसा ही वीर शाह के साथ हुआ। बिना कुछ सोचे समझे उसने शर्त मान ली और खेल शुरू हो गया। खेलते खेलते समय कैसे बीता पता ही नहीं चला, लेकिन नतीजा ये निकला कि वीर शाह बुरी तरह हार गया, और साथ में वो खतरनाक शर्त भी। वो हंसकर बोला, ठीक है भाई, मैं हार गया, अब बोलो तुम्हारी क्या आज्ञा है। जीतने वाले ने शांत स्वर में लेकिन आंखों में चमक लेकर कहा, तुम्हें पास के उस विशाल समुद्र का सारा पानी पी जाना होगा। ये सुनते ही वीर शाह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन है। भला कोई इंसान समुद्र का सारा पानी कैसे पी सकता है। लेकिन जीतने वाला ठंडे स्वर में बोला, शर्त तो शर्त है भाई, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। जीतने वाले ने, जिसका नाम शब्बूलाल था, ठंडे लहजे में कहा, शर्त पूरी न की तो सजा के लिए तैयार हो जाओ भाई। खेल देखने वाले बाकी लोग भी एकदम से उसके साथ हो लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, शब्बूलाल बिल्कुल सही कह रहा है, शर्त तो शर्त होती है, तुम्हें इसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। देखते ही देखते वीर शाह और उन लोगों में तीखा झगड़ा छिड़ गया। आवाजें ऊंची होती गईं और पल भर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, दुकानदार, राहगीर सब इकट्ठे होकर तमाशा देखने लगे। भीड़ के बीचों बीच एक काना आदमी खड़ा था। उसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर छिपी मुस्कान खेल रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा मौका है, ऐसी मोटी मुर्गी दोबारा कहाँ मिलेगी। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, भाइयों, ये धूर्त आपकी एक बात भी नहीं मानेगा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। सबसे अच्छा यही होगा कि इसे सैनिकों के हवाले कर दो और कोतवाल के पास ले जाओ। लोग चौंक कर बोले, तुम कौन हो भाई, और इसे कैसे जानते हो। काने ने रोने का नाटक करते हुए कहा, भाइयों, ये एक नंबर का ठग है। इसने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाया और मेरी एक आंख चुरा ली। हाँ, चुरा ली। मैं तो सिर पीट कर रह गया। लोगों ने हैरानी से पूछा, सच, आंख चुराई? वो और जोर से रोते हुए बोला, और नहीं तो क्या, पहले ये खुद काना था, फिर मेरी आंख निकालकर अपनी खाली जगह पर लगा ली और मुझे ये बदसूरत बना गया। देखो, मेरी वो आंख बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इसकी ये वाली है। भगवान के लिए आप लोग मुझसे मेरी आंख वापस दिलवा दो। ये सुनते ही भीड़ में आग भड़क उठी। लोग गुस्से से लाल होकर चिल्लाने लगे, निकालो, इस मक्कार की आंख निकालो, उसे असली मालिक को दे दो। हाँ हाँ, निकाल लो, यही इसकी सजा है। वीर शाह बुरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, रुक जाओ आप लोग, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी किसी की आंख नहीं चुराई। तभी भीड़ में से एक और आदमी आगे आया और बोला, रुको भाइयों, इसकी आंख निकालने के साथ साथ मेरा भी हिसाब करो। बढ़ती हुई भीड़ एक पल को रुक गई और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इसने तुम्हारा भी कुछ छीना है? वो गंभीर स्वर में बोला, हाँ भाइयों, इस दुष्ट ने कुछ दिन पहले मुझसे मेरा लोहे का पैजामा ठग लिया था। कृपा करके इसकी आंख के साथ साथ मेरा वो कीमती लोहे का पैजामा भी वापस दिलवा दो। बस ये सुनना था कि भीड़ का गुस्सा आसमान छू गया। लोग चिल्लाते हुए वीर शाह पर टूट पड़े, उसे पकड़ लिया, धक्के मारने लगे, थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे और जोर जोर से चीखने लगे, आंख निकालो, लोहे का पाजामा लौटाओ। बेचारा वीर शाह चारों तरफ से घिर गया। उसकी चीखें भीड़ की आवाजों में डूब गईं और उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। बेचारा वीर शाह चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके शरीर पर थप्पड़ और घूंसे बरस रहे थे। चीखें और धक्के उसे चक्कर खाने पर मजबूर कर रहे थे और वो मन ही मन अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो सिर्फ व्यापार करने आया था और अब ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। भीड़ का शोर आसमान चूम रहा था। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, कान्हे की आंख वापस करो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओ, उस भले आदमी का लोहे का पैजामा कहाँ छिपाया है? बोलो, नहीं तो हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। वीर शाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। जैसे उसकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। भगवान ने उस पर दया की और मदद के लिए सराय के मालिक चंद्रसागर को ठीक उसी वक्त वहां भेज दिया। चंद्रसागर दूर से ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने वीर शाह को पिटते देखा तो मन में सोचा, अरे, ये तो वही सीधा साधा मेहमान है जो कल से मेरी सराय में ठहरा है। लोगों ने मार मार कर इसकी क्या हालत बना दी। बाहर प्रदेश का होगा, पता नहीं किस झमेले में फंस गया। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। वो तुरंत आगे बढ़े, अपनी गंभीर आवाज में चिल्लाए, रुको भाइयों, रुको, क्या हो रहा है ये सब? भीड़ को शांत किया, सबकी बात सुनी और पल भर में समझ गए कि वीर शाह ठगों के बड़े जाल में फंस चुका है। काना, लोहे का पजामा वाला, शतरंज वाले सब एक ही गिरोह के हैं। अलग अलग तरीके से इसे लूटना चाहते हैं। सब कुछ जानकर चंद्रसागर ने भीड़ से बड़े आदर से कहा, सुनो भले लोगों, ये बेचारा पहले ही बहुत मार खा चुका है। अब और मत पीटो, इसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। ये मेरी सराय में ठहरा हुआ है। जब कहोगे, जैसा कहोगे, मैं इसे आपके सामने पेश कर दूंगा। चंद्रसागर की नेकी और ईमानदारी की पूरे शहर में इतनी इज्जत थी कि कोई मुंह नहीं खोल सका। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई और सब अपने अपने घर चले गए। फिर चंद्रसागर ने वीर शाह का हाथ थामा और प्यार से बोले, आओ भाई, अब सराय चलते हैं। वहां पहुंचकर तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा। अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो जाता तो पता नहीं ये लोग तुम्हारी क्या हालत बना देते। सराय पहुंचकर उन्होंने खुद गर्म पानी से घाव धोए, दवा लगाई और फिर गंभीर होकर बोले, सुनो भाई, ये शहर ठगों और बदमाशों से भरा पड़ा है और तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस चुके हो। लेकिन तुम एक नेक और सीधे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का एक रास्ता बताता हूं। ध्यान से सुनो। इस शहर के सारे ठग बदमाशों का एक बड़ा उस्ताद है जो दोनों आंखों से अंधा है। हर शाम को सब उसके पास जाते हैं, अपनी अपनी करतूतें सुनाते हैं और वो अंधा उस्ताद उनकी योजनाओं में कमी निकालकर नई नई चालाकियां सिखाता है। आज रात ही अपना भेष बदलो, कोई पहचान ना सके, और चुपके से उसके ठिकाने पर पहुंच जाओ। चंद्रसागर ने रहस्य भरी आवाज में आगे कहा, जिन ठगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, करमचंद, शतरंज वाला, काना, लोहे का पजामा वाला, वे सब आज शाम वहां जरूर पहुंचेंगे। तुम बस चुपचाप कोने में छिप कर बैठना और अंधे उस्ताद की हर सलाह को कान लगाकर सुनना। मुझे पूरा यकीन है कि वहां तुम्हें अपनी मुसीबत का हल जरूर मिल जाएगा और ये सारे ठग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। वीर शाह की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। आज रात ही मैं उस अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। फिर चंद्रसागर ने उसे उस गुप्त ठिकाने की पूरी जानकारी दी। शहर के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मकान, जिसके पीछे एक गहरा गड्ढा है। रास्ते में कौन सा मोड़ लेना है, किस पेड़ के नीचे से गुजरना है, सब कुछ इतनी बारीकी से समझाया कि वीर शाह को रास्ता याद हो गया। जैसे ही रात गहराई, चांदनी की हल्की रोशनी में वीर शाह ने अपना भेष बदला। पुराने फटे कपड़े पहने, चेहरे पर कालिख लगाई, सिर पर गंदा साफा बांधा ताकि कोई पहचान न सके, और चुपके से सराय से निकलकर उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उम्मीद ने हिम्मत दी। आखिरकार वो उस पुराने मकान के पास पहुंचा, एक छोटे से दरवाजे से अंदर घुसा और अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। वहां मिट्टी की सौंधी महक थी, दूर कहीं चूहे दौड़ रहे थे और बीच में एक बूढ़ा अंधा आदमी चटाई पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसकी दोनों आंखें सफेद थीं, लेकिन कान इतने तेज कि पत्ते की सरसराहट भी सुन लेता था। थोड़ी ही देर में 10-15 बदमाश और ठग वहां इकट्ठे हो गए, हंसते बातें करते, और उनमें वही चेहरे थे जिन्होंने वीर शाह को दिन भर तंग किया था। सबसे पहले करमचंद ने आगे बढ़कर अपनी कहानी सुनाई। बड़ा गर्व से बोला, उस्ताद, मेरी तरकीब देखो। मैंने उस बेवकूफ़ सौदागर को चंदन जलाकर डराया, दया का नाटक किया और लिखित समझौता करवा लिया। कल सुबह उसका लाखों का चंदन मेरे हाथ आएगा। अंधे उस्ताद ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे मूर्ख, तू तो अपनी ही चाल में फंस गया।
तूने लिखा है ना कि चंदन के वजन के बराबर जो भी मांगेगा दूंगा। अब सोच, अगर वो सौदागर पिस्सू नाम का कीड़ा मांग ले तो? एक पिस्सू इतना हल्का होता है कि सारी उम्र सर पटकते रहो तो भी पाव भर पिस्सू नहीं जमा कर पाओगे। करमचंद हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर हिम्मत करके बोला, उस्ताद, बात तो आपने सही कही, लेकिन उस गंवार सौदागर के दिमाग में ये तरकीब कहाँ से आएगी? और जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद शतरंज वाले शब्बू लाल ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने समुद्र का पानी पीने की शर्त लगवाई। अंधे उस्ताद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तू भी धोखा खा गया बच्चे। अगर वो आदमी कह दे कि ठीक है, मैं समुद्र का सारा पानी पीने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम उन सारी नदियों के मुंह बंद करो जो हर समय समुद्र में पानी डालती रहती हैं और उसे बढ़ाती रहती हैं, तब तू क्या करेगा? शब्बू लाल की बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप सिर झुकाकर बोला, उस्ताद, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कोने में छिपा वीर शाह ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। अब उसे अपनी दोनों मुसीबतों का इलाज मिल चुका था। उसके बाद तीसरे ठग यानी उस काने आदमी ने आगे बढ़कर अपनी चालाकी की कहानी सुनानी शुरू की। बड़ा गर्व से बोला, उस्ताद, मेरी तरकीब देखो। मैंने उस बेवकूफ़ सौदागर को इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। अब कोतवाल की कचहरी में वो आंख तो लौटा नहीं पाएगा, तो मैं इसके बदले खूब सारा धन ऐंठ लूंगा। अंधे उस्ताद ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, अरे नादान, ये झूठा चोरी का इल्ज़ाम लेकर कचहरी मत जाना, वरना खुद फंस जाओगे। मान लो वो आदमी कह दे कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंख लौटाने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दो, क्योंकि मुझे दोनों आंखें मिलानी है। अगर दोनों एक जैसी हुई तो मैं तुम्हारी चुराई हुई आंख वापस कर दूंगा, वरना तुम्हारा दावा झूठा साबित हो जाएगा। तब तू क्या करेगा? ये सुनते ही काने ठग के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, कहीं इस चक्कर में मेरी बची हुई आंख भी न चली जाए। सबसे आखिर में लोहे के पजामे वाले ठग ने हंसते हंसते अपनी मक्कारी सुनाई, उस्ताद, मैं कचहरी में कहूंगा कि अगर वो मुझे मेरा लोहे का पजामा ना लौटा सका तो बदले में 10,000 सोने के सिक्के दिलवाए जाएं। मेरी योजना में कोई कमी नहीं। अंधे उस्ताद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी योजना भी खोखली है बच्चे। अगर वो सौदागर कह दे कि ठीक है, मैं तुम्हें लोहे का पजामा सिलकर देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे लोहे का धागा चाहिए, बिना धागे के सिलाई कैसे होगी? तब तो क्या जवाब देगा? वो ठग चुप हो गया, सिर झुकाकर सोचने लगा, अरे उस्ताद ने तो मेरी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। इसके बाद चारों ठग, करमचंद, शब्बू लाल, काना और लोहे का पजामा वाला आपस में फुसफुसाकर सलाह करने लगे और एक स्वर में बोले, उस्ताद जी, वो सौदागर तो एक नंबर का गवार और मूर्ख है। भला उसके दिमाग में ऐसी तेज तरकीबें कहाँ से आएंगी? हम कल सुबह कोतवाल की कचहरी में जाएंगे, अपना अपना दावा पेश करेंगे और जो ईश्वर की मर्जी होगी सो होगा। अंधे उस्ताद ने हाथ हिलाकर कहा, मैंने तुम्हारी योजनाओं की सारी कमियां बता दी, अब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो करो। कोने में छिपा वीर शाह ये सब शांति से सुन रहा था। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, आंखें चमक रही थीं। अब उसे चारों ठगों की कमजोरियां पता चल गई थीं और जीत उसकी मुट्ठी में थी। जब सारे ठग और बदमाश अंधे उस्ताद से विदा लेकर उठे और अंधेरे में बाहर निकलने लगे तो वीर शाह चुपके से उनकी भीड़ में शामिल हो गया। किसी को पता भी नहीं चला और सुरक्षित बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा में चलते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, चंद्रसागर भाई ने जो उपाय बताया था वो तो कमाल का निकला। अब इन ठगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी सारी कमाई डूबने से बच गई। वीर शाह ने रात के अंधेरे में उन ठगों की भीड़ से चालाकी से अलग हो लिया और सीधे सराय की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रसागर को जगाया और सारी बातें, अंधे उस्ताद की हर सलाह, ठगों की कमजोरियां उत्साह से सुनाई। चंद्रसागर ने राहत की लंबी सांस ली, मुस्कुराते हुए बोले, वाह भाई, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, अब इन ठगों की शामत आने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह करमचंद, जो असल में शहर का बड़ा ठग था, बड़ा गर्व से सराय में आ धमका। वीर शाह ने उसे देखते ही साफ साफ मना कर दिया, भाई, चंदन की लकड़ियां तो अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। करमचंद का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अरे धोखेबाज, हमारा लिखित समझौता है, मैं तुम्हें कोतवाल की कचहरी में घसीट कर छोड़ूंगा। पैर पटकता हुआ वो वहां से भागा। 2 दिन बाद कोतवाल की कचहरी में बड़ा मजमा लगा हुआ था। लोग उत्सुकता से तमाशा देखने आए थे। वीर शाह चंद्रसागर को साथ लेकर समय पर हाजिर हुआ। सबसे पहले करमचंद का मामला पेश किया गया। कोतवाल ने गंभीर स्वर में दोनों की बातें सुनी, फिर वीर शाह से पूछा, वीर शाह, करमचंद ने तुम पर जो इल्जाम लगाए हैं उनकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वीर शाह ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हजूर, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
मैं समझौते से मुकरा नहीं हूं। मैं तो चंदन की सारी लकड़ियां देने को तैयार हूं, लेकिन करमचंद ही समझौते की शर्त से भाग रहा है। मुझे मेरी मांगी हुई चीज देने से इनकार कर रहा है। करमचंद ने तुरंत चिल्लाकर कहा, झूठ बोलता है हजूर, मैं शर्त के मुताबिक चंदन के वजन के बराबर जो भी मांगेगा देने को तैयार हूं। वीर शाह ने शांत स्वर में लेकिन आंखों में चमक लेकर कहा, तो फिर ठीक है, मुझे चंदन की लकड़ियों के बराबर वजन के पिस्सू लाकर दे दो। ये सुनते ही करमचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंधे उस्ताद की वही बात सच हो गई। वो घबरा कर गिड़गिड़ाने लगा, हजूर, इतने पिस्सू मैं कहाँ से लाऊंगा? एक पिस्सू तो हवा में उड़ जाता है, सारी उम्र लग जाए तो भी इतना वजन नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूं। कोतवाल ने सख्त स्वर में फटकार लगाई, नहीं, अब पीछे हटना आसान नहीं। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुमने इस सीधे साधे व्यापारी को बेवजह परेशान किया, ठगने की कोशिश की। मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाता हूं और इस जुर्माने का आधा हिस्सा वीर शाह को मिलेगा। कचहरी में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। वीर शाह के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और करमचंद सिर झुकाकर वहां से निकल गया। उसकी सारी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। बेचारा करमचंद कोतवाल के सामने घुटनों पर गिर पड़ा, आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हजूर, मेरी गलती माफ कर दो, मैंने सिर्फ मजाक में ऐसा किया था। लेकिन कोतवाल की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने सख्त स्वर में कहा, नहीं, अब माफी नहीं, और तुरंत हुक्म दिया कि जुर्माने की पूरी रकम वसूल की जाए। फिर उन चमकते 10,000 सोने के सिक्कों में से पूरे 5,000 सिक्के वीर शाह को सौंप दिए गए। वीर शाह ने उन्हें हाथ में लेकर मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया। उसका दिल खुशी से भर गया। इसके बाद दूसरे ठग की बारी आई, वही लोहे का पजामा वाला, जो डर से थर-थर कांपता हुआ, पैर लड़खड़ाते हुए कोतवाल के सामने आया और हकलाते हुए बोला, हजूर, इस वीर शाह ने मेरा कीमती लोहे का पजामा चुरा लिया। वीर शाह ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में जवाब दिया, हजूर, ये सरासर झूठ है, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बल्कि मेरा तो मानना है कि लोहे का पजामा बनता ही नहीं, और अगर बनता भी है तो मुझे सिलने के लिए पहले लोहे का धागा दिलवाया जाए, मैं खुद उस धागे से पजामा सिलकर इसे लौटा दूंगा। ये सुनते ही ठग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, मैं तो अपनी ही चाल में फंस गया। कोतवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर शाह बिल्कुल सही कहता है, अगर लोहे का पजामा सचमुच है तो पहले लोहे का धागा लाकर दिखाओ। ठग की जुबान बंद हो गई, वो कुछ नहीं बोल सका, बस थर थर कांपने लगा। कोतवाल न्याय करने में तो माहिर था ही, धोखेबाजों को सजा देने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। उसने फौरन सैनिकों को आदेश दिया, इस झूठे और मक्कार ठग को अभी ले जाओ, 50 कोड़े लगाओ और 6 महीने के लिए कारागार में बंद कर दो। ठग जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, जमीन पर लोटपोट होने लगा, हुजूर माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कोतवाल टस से मस न हुआ। सैनिक उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। अब तीसरे ठग की बारी थी। वही काना आदमी जो वीर शाह पर आंख चुराने का इल्जाम लगा रहा था। कोतवाल ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वीर शाह, क्या सचमुच तुमने इस बेचारे की एक आंख चुराकर अपनी जगह पर लगा ली? वीर शाह ने हाथ जोड़कर बड़े सम्मान से कहा, हुजूर, ये मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा आरोप है। आप खुद सोचिए, भला कोई इंसान किसी की आंख चुरा सकता है? फिर भी अगर इसका दावा सच्चा है तो मैं अपनी ये आंख इसे देने को तैयार हूं, लेकिन पहले ये अपनी बची हुई दूसरी आंख निकालकर मेरे सामने रख दे। मैं दोनों आंखें मिलाकर देखूंगा। अगर रंग रूप में बिल्कुल एक जैसी साबित हुई तो मैं खुशी खुशी अपनी आंख दे दूंगा, वरना इसे झूठ बोलने की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही काने ठग के होश उड़ गए। उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर जोर से चिल्लाया, हुजूर, ये मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए, ये तो मुझे पूरी तरह अंधा बना देना चाहता है। कोतवाल ने ठंडी नजरों से उसे घूरा और कहा, चुप, झूठ और सच का फैसला मैं खुद करूंगा। कचहरी में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। अब आखिरी ठग की बारी बाकी थी और सब जानते थे कि वीर शाह की अक्ल और ईमानदारी आज पूरे शहर में मिसाल बनने वाली है। कोतवाल ने काने ठग की घबराहट को अच्छी तरह देख लिया। फिर गंभीर स्वर में बोला, व्यापारी वीर शाह का कहना बिल्कुल ठीक है। लगता है इसकी आंख में सचमुच तुम्हारी चुराई हुई आंख लगी है। अब तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर दे दो, दोनों आंखें मिलाई जाएंगी, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। ये सुनते ही काने ठग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधा, अब तो मेरी बची हुई आंख भी चली जाएगी। वो तुरंत कोतवाल के पैरों में गिर पड़ा, रोते कलपते हुए दया की भीख मांगने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैंने इस सीधे साधे आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, लेकिन मेरी दूसरी आंख मत लीजिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। उसकी ये मक्कारी और डर देखकर कोतवाल का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोरदार ठोकर मारते हुए चिल्लाया, दूर हट जाओ पापी,
इस झूठे को अभी ले जाओ, 50 कोड़े मंगाओ और 6 महीने के लिए कारागार में ठूंस दो। सैनिक उसे घसीट कर ले गए। उसकी चीखें और माफी की गुहार कचहरी में गूंजती रह गईं। अब सबसे आखिरी ठग की बारी थी। शतरंज की शर्त लगाने वाला शब्बू लाल, जो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पैर कांप रहे थे। वो आगे बढ़ा, हकलाते हुए अपनी सारी मक्कारी भरी कहानी सुनाई और बोला, हुजूर, यहाँ गवाहों की कमी नहीं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि मैंने शतरंज में जीत कर ही शर्त हासिल की थी और अब ये मेरे हुक्म का पालन नहीं कर रहा। कोतवाल ने वीर शाह की तरफ देखकर पूछा, वीर शाह, क्या तुम शर्त हारने के बावजूद समुद्र का पानी पीने से मुकर रहे हो? क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि शतरंज खेलते समय कोई शर्त नहीं लगी थी? वीर शाह ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हुजूर, मैं शर्त से मुकरा नहीं हूं। मैं इसके आदेश का पालन करने को पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन पहले आप इस आदमी से कहिए कि वो उन सारी नदियों का मुंह बंद कर दे जो हर समय समुद्र में पानी डालती रहती हैं और उसे बढ़ाती रहती हैं। अगर पानी लगातार आता रहा तो मैं भला समुद्र को पीकर कैसे खाली कर पाऊंगा? कोतवाल को पहले से ही शक था कि ये भी एक धूर्त ठग है, और वीर शाह की ये अक्लमंदी भरी बात सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत शब्बूलाल से सख्ती से कहा, सुनो, पहले तुम जाकर उन सारी नदियों का पानी रोक दो। ये काम आज ही पूरा होना चाहिए, फिर वीर शाह समुद्र का सारा पानी पी लेगा। ये सुनते ही ठग को लगा जैसे उसकी कब्र खोद दी गई हो। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल वो कोतवाल के पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, हजूर, माफ कर दो, मैंने गलती की। कचहरी में चारों तरफ हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वीर शाह की अक्ल और ईमानदारी ने सभी ठगों को उनकी औकात दिखा दी थी। शब्बूलाल कोतवाल के पैरों में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हजूर, मुझ पर थोड़ा तरस खाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूं फिर कभी किसी को ठगने की हिम्मत नहीं करूंगा। मेरी सारी गलती माफ कर दो। लेकिन कोतवाल की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे धूर्तों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हारी वजह से ही हमारा शहर बदनाम होता है, निर्दोष लोग परेशान होते हैं। फिर जोर से हुक्म दिया, सैनिकों, इसे अभी ले जाओ, 100 कोड़े लगाओ और 6 महीने के लिए कारागार में बंद कर दो। देखते ही देखते सिपाही उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी चीखें और माफी की गुहार धीरे धीरे दूर होती गईं। कचहरी में फिर से तालियां और खुशी की आवाजें गूंज उठी। कोतवाल ने मुस्कुराते हुए वीर शाह की तरफ देखा और बोला, व्यापारी वीर शाह, तुम पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हो गए हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह बेकसूर घोषित करता हूं। अब तुम आजाद हो। वीर शाह ने हाथ जोड़कर आंखों में कृतज्ञता भरकर कहा, हजूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस न्याय के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। फिर वो चंद्रसागर के साथ खुशी खुशी सराय लौट आया। रास्ते में उसने चंद्रसागर का हाथ थामा और दिल से कहा, भाई, ये सब आपकी मेहरबानी और सलाह से हुआ है। आपने मुझे अंधे उस्ताद के ठिकाने का रास्ता बताया, वरना आज मैं बर्बाद हो चुका होता। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। चंद्रसागर ने मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे भाई, उपकार की बात मत करो। तुम एक नेक और सीधे इंसान हो। ईश्वर ने खुद तुम्हारी मदद की। बस आगे से थोड़ा और सावधान रहना। कुछ दिन सूर्य द्वीप में और बिताने के बाद वीर शाह ने अपना सारा चंदन बाजार में बेच दिया। कीमत इतनी शानदार मिली कि उसका मुनाफा पहले के सपने से भी कहीं ज्यादा हो गया। सोने के सिक्कों से भरी थैलियां लेकर दिल में खुशी और आंखों में चमक लिए वो एक दिन बड़े जहाज पर सवार हुआ और समुद्र की लहरों पर लहराता हुआ अपने कंचन नगर की ओर रवाना हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पुरानी लोक कथा बेहद पसंद आई होगी। सीखिए कि ईमानदारी और अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं, और ठग चाहे कितने भी शातिर हों, अंत में सच की ही जीत होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम भी बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।